चलिए, कहां तक बात हो गई थी लास्ट क्लास में? ये हमने बात कर ली थी कि टीएस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है, इसलिए इनकी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। क्वेश्चन लिखिए, फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing reactivity towards SN2 reaction. Arrange the following in decreasing reactivity towards SN2 reaction. देखिए, रिएक्टिविटी का मतलब क्या? रिएक्टिविटी का डायरेक्ट लिंक किससे होता है? रेट से होता है। तो आपको रिएक्टिविटी को लेकर बात करनी है, यानी कि रेट को लेकर यहां पर बातें करनी है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को लेकर हमें बातें करनी है। अबे SN2 को लेकर रिएक्टिविटी की बात करनी है आपको। SN2 को लेकर रिएक्टिविटी की बातें यहां पर आपको करनी है। अब पेज पलट के वापस मत देखो कौन कौन से फैक्टर कैसे डिसाइड करना है। अल्फा पर ब्रांचिंग बढ़े या बीटा पर, SN2 का रेट घटेगा। एंड अल्फा इज मोर सेंसिटिव देन बीटा। अल्फा पर अगर 3 ब्रांचिंग हो गई, बीटा पर अगर 3 ब्रांचिंग हो गई तो SN2 नहीं होगा। चाहे 3 ब्रांचिंग अल्फा पर हो जाए, चाहे 3 ब्रांचिंग बीटा पर हो जाए। देखिए, पहला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आसान होता है उतना ज्यादा कंफ्यूज करता है। तीनों ही प्राइमरी दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे ऐसे देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब ये तीनों प्राइमरी दे दिए, तो क्या हम प्राइमरी में भी डिसाइड कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। देखिए, ये हमारा अल्फा कार्बन है, जी हाँ, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी कौन सा कार्बन है? अल्फा। इसमें अल्फा पर तीनों हाइड्रोजन है। इसमें अल्फा का है, चटाकर आपने क्या लगा दिया? मिथाइल। नाउ यू कैन फील इट, यहाँ पर इंटरेंस होना शुरू हो जाएगा। H को हटाकर मिथाइल लगाओगे, और यहाँ पर H को हटाकर क्या लगा दिया? इथाइल, और भी बल्कि ग्रुप। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा? फर्स्ट, देन सेकंड, एंड देन थर्ड। है कि नहीं है? चलिए, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए, अल्फा पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? अल्फा पर। यहां पर आप देख रहे होंगे अल्फा पर लगातार हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है। अल्फा पर लगातार हिंड्रेंस हमारे सामने बढ़ती जा रही है। एक क्वेश्चन में बीटा पर भी हिंड्रेंस बढ़ाई गई है, ध्यान से देखना। क्लियर? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे कम रिएक्टिव तो कौन सा होगा? फोर्थ सबसे कम निकलेगा। यस, इनफैक्ट ये तो SN2 देगा ही नहीं। ये देखिए, अल्फा पर 3 ब्रांचिंग है, इसमें अल्फा पर कितनी ब्रांचिंग है? 2। तो यहां पर फिर पीछे से तीसरा नंबर वाला आ जाएगा हमारे सामने। सॉरी, सही है, थर्ड नंबर आ जाएगा। क्लियर? अबे ये आ गया हमारे सामने। अब अगर अपन बात करें, देखो इनमें अल्फा पर ब्रांचिंग क्या है? सेम है कि नहीं है? यहां पर आप देखोगे अल्फा पर 3 हाइड्रोजन है, अल्फा पर क्या लगा दिया गया है? मिथाइल ग्रुप। और यहां पर अल्फा पर कौन सा ग्रुप लग गया है? आइसोप्रोपाइल। इस पर देखो, ये आइसोप्रोपाइल है। तो यहां पर अगर अपन बात करें, इंट्रेंस क्या है? ज्यादा। अगर अल्फा से नहीं देख पा रहे तो बीटा पर देखो। इनमें
इसमें तो बीटा है ही नहीं, इस पर बीटा पर कौन है, तीनों हाइड्रोजन्स, और यहां पर बीटा पर क्या कर दिया आपने, ब्रांचिंग। तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी प्राइमरी में भी डिसाइड किया जा सकता है। बता सकते हैं फिर कौन सा रहेगा, फिफ्थ, फिर कौन सा रहेगा, सेकंड, और सबसे ज्यादा कौन सा निकलेगा, फर्स्ट। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बीटा का इन्वॉल्वमेंट है। अल्फा पर सेम रखा गया है, बीटा पर ब्रांचिंग लगातार बढ़ाई गई है। ये हमारे सामने है अल्फा, ये है बीटा, बीटा के ऊपर तीनों हाइड्रोजन्स, ये है अल्फा और ये क्या है, बीटा। एच को हटाकर क्या लगा दिया गया है, मिथाइल ग्रुप। ये हमारे सामने है अल्फा, ये है बीटा, एक और एच को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। ये है अल्फा और ये है बीटा, तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगा दिए गए हैं। ये SN2 नहीं देगा। जैसे ही बीटा पर तीन R ग्रुप आ जाएंगे, SN2 नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा निकलेगा, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फोर्थ। फोर्थ के बारे में जानते हो ना, प्राइमरी होते हुए भी SN2 रिएक्शन नहीं देता है, एक्सेसिव ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन। इस टाइप के क्वेश्चंस भाई हमसे पूछे जाते हैं, नीट इसी टाइप के क्वेश्चंस पर बात करेगा। किसमें, थर्ड में बेटा अल्फा पर ब्रांचिंग है, और फिफ्थ में अल्फा पर कोई ब्रांचिंग नहीं है। विच पोजीशन इज मोर सेंसिटिव, अल्फा और बीटा, अल्फा। आगे बात समझ में। ये देखिए प्राइमरी प्राइमरी, और ये भी हमारे सामने कौन सा है, प्राइमरी, और ये कौन सा है, सेकेंडरी। क्लियर। प्राइमरी प्राइमरी में आप अल्फा से नहीं बीटा से डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऊपर वाले को साफ कर दूं। अगला क्वेश्चन है कंपेयर रेट। कंपेयर रेट, रेट कंपेयर को बोलने करने को बोल रहा है। RX की रिएक्शन करवाई गई है NaI एसीटोन के साथ, पहचान सको तो इस रिएक्शन को पहचानना। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, साफ जा रही है SN2 से। क्लियर। रेट आपको पहचानना है, इफ R इज इक्वल टू, अब R बताएगा आपको, या RX लिख देता हूं, इफ RX इज, इफ RX इज नंबर 1, फर्स्ट हमारे सामने है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। सेकंड की अगर अपन बात करना चाहें तो कार्बन कार्बन हमारे सामने है डबल बॉन्ड, लेकिन सॉरी तीन ले लेते हैं, यहां पर है सिंगल बॉन्ड वाला, यहां पर लगा हुआ है ब्रोमीन। नेक्स्ट में डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के ऊपर आ गया है लिविंग ग्रुप। शायद कल की क्लास में बातें हुई थी कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम के ऊपर या एडजेसेंट एटम पर लिविंग ग्रुप होता है तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। क्या कहां हो गया, भाई तुम पी के बैठे हो, खुद का असर मेरे पे उतार रहे हो तुम। ले देखिए यहां पर हमारे सामने है Br नंबर 5। देखिए इससे ज्यादा रिएक्टिव इस धरती पर SN2 रिएक्शन देने वाला मिलेगा नहीं, तो परेशान होना ही नहीं है, सबसे आगे जाने देना उसको, पूछना भी मत कैसे और क्यों, बाकी में हम कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम टू सेम हमारे सामने रहेगा। कंपेयर रेट, RX रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, NaI एसीटोन के साथ। किसके साथ करवाई गई है, NaI एसीटोन। अभी मैं बता रहा हूं दिस रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि रिएक्शन जो रहने वाली है वो SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी इफ RX इज इक्वल टू। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। नंबर 1 अगर अपन बात करना चाहें, सेकेंड,
आज मैं आपको SN2 की रिएक्टिविटी के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा, बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी क्वेश्चंस के आंसर आ गए। RS कॉन्फ़िगरेशन जो क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर्स दे दिए हैं मैंने, क्योंकि आप, अरे आज तो मॉड्यूल भी डिस्कस करना था, कल मॉड्यूल डिस्कस होगा भाई। आइसोमेरिज्म का बहुत भारी मॉड्यूल है, तो आप सॉल्व कर लें, काफी टाइम लगेगा। क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, और अगर क्वेश्चन आया तो एज इट इज आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होममेड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन होममेड नहीं है। अगर मेरे को होममेड ही करवाना होता तो मैं ये सारी बातें नहीं लिखता। ये सारे एक्सपर्ट हैं जिनके रेट कंपेयर किए गए हैं, तभी ये क्वेश्चंस आए हैं। और अच्छा है कि ना एग्जामिनर इनको ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि आप जानते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन होती है, यहाँ पर SN2 का ही रेट हमसे पूछा जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से सुनना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना, तो जो मैं लैंग्वेज बोलता हूं उस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे कि एक बात तो सर क्लियर है, क्या क्लियर है, कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, फर्स्ट, क्योंकि ये SN2 देने वाला नहीं है। और उसके बाद कौन सा रहेगा, सेकंड। नहीं, आपने ऐसा क्यों बोल दिया? देखिए यहां पर भी पाई बॉन्ड के बाजू वाले यानी कि अल्फा के बाजू में क्या है, पाई बॉन्ड, लिविंग ग्रुप है। यहां पर भी आप देखेंगे तो पाई बॉन्ड के बाजू में क्या है, लिविंग ग्रुप है। यहां पर भी अगर अपन बात देखें तो पाई बॉन्ड के बाजू में क्या है, लिविंग ग्रुप है। और यहां पर पाई बॉन्ड के बाजू में लिविंग ग्रुप नहीं है। और यहां पर कार्बन एटम भी बराबर। मिथाइल का तो मामला ही अलग था, क्योंकि मिथाइल इसलिए जीत रहा था एलाइल वाले से क्योंकि हिंड्रेंस कम था। अब मैंने कार्बन बराबर करके हिंड्रेंस फैक्टर क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। तो अब इस सिचुएशन में एक बात क्लियर है कि सबसे पीछे हमारे सामने कौन सा रहेगा, फर्स्ट, उसके बाद कौन सा रहेगा, सेकंड। ये हमारे सामने आ गया, बिल्कुल सही। सर अब डाउट क्या है, आपने बोला था कि पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर जब लिविंग ग्रुप होता है, पाई बॉन्ड के पर जब लिविंग ग्रुप होता है, पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर जब लिविंग ग्रुप होता है, तो SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाती है, रेजोनेंस हो जाता है, TS स्टेबलाइज हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। लेकिन मेरा डाउट सर ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी TS ज्यादा स्टेबलाइज होगी और कौन सी TS कम स्टेबलाइज होगी, किस में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिएगी और किस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी TS ज्यादा स्टेबल है और कौन सी TS कम है। देखिए ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा होता है वो कार्बन होता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड। कैसा होता है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है, क्या होने लगती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कार्ब एनायन लाइक कैरेक्टर रखता है, क्या रखता है, कार्ब एनायन लाइक करैक्टर जो है वो ट्रांजिशन स्टेट रखता है। तो अगर आपको यह देखना हो कि किसकी TS ज्यादा स्टेबल होगी तो आप जुगाड़ से चेक कर सकते हैं। अल्फा कार्बन के ऊपर दिमाग में क्या सोचना है, नेगेटिव, नेगेटिव स्टेबल होगा, TS उतनी ही ज्यादा स्टेबल मिलेगी आपको। ये ट्रिक है। हालांकि इस रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कभी इंटरमीडिएट बना दो, मैं TS की बात कर रहा हूं। ट्रांजिशन स्टेट एज कार्ब एनाइन लाइक कैरेक्टर। इसका मतलब जितना आपके दिमाग में नेगेटिव आएगा वो सोचना है। यहां पर मान लीजिए नेगेटिव सोच लिया, यहां पर भी नेगेटिव सोच लिया। अब बताइए अगर ये नेगेटिव होता तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा निकल कर आता, फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला? फिफ्थ वाला। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, इसीलिए बोला था गजब का स्टेबल है, इसके साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा निकलता, फिफ्थ। इन दोनों में डिसाइड कर सकते हो, यस। यहां पर देखो नेगेटिव कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, एक पाई बॉन्ड का कॉन्जुकेशन, 3 पाई बॉन्ड का कॉन्जुकेशन, तो फिर आ जाता 4 और फिर कौन सा आ जाता, थर्ड। हाँ या ना, यस। देखिए इसको तो सोचना ही मत, उठा के सबसे आगे रख देना, सोचना ही नहीं है। भयंकर रिएक्टिव SN2 में, और SN1 ये देगा ही नहीं, ये SN2 भयंकर SN1 देगा ही नहीं। ये क्वेश्चन बनेगा किसी दिन कि which of the following compound give SN2 in excellent amount but doesn't give SN1? SN1 क्यों? क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में केटायन बना नहीं सकते तुम, और SN1 का इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन। बात करूंगा इसके ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, उसका करता हूं, बताइए क्या ख्यालात हैं आपके। देखिए फर्स्ट तो सर देने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये एराइल एलाइड है, डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन SN2 नहीं देता है। अब इन दोनों में सर इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है,
तो सबसे आगे कौन सा आ जाएगा? थर्ड। और फिर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। इसके ऊपर लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे आज, 6 से 7 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्राई करना आपको। नेक्स्ट से हमें बात करनी है कि कौन सा बढ़िया SN2 रिएक्शन दे सकता है। एक और इसके अंदर अपन लेकर आ जाते हैं ये वाला, ताकि हमें याद रहे। ये हमारे सामने ये है थर्ड। बताइए कौन सा सबसे बेहतरीन दे सकता है? पाई बॉन्ड के बाजू पर लिविंग ग्रुप है, यस। पाई बॉन्ड के बाजू वाले पर है, यस। टीएस रेजोनेंस स्टेबलाइज, टीएस रेजोनेंस स्टेबलाइज। किसकी टीएस ज्यादा स्टेबल? दिमाग में नेगेटिव सोच ले। और यहां पर क्या रहेगा? माइनस आर। माइनस आर क्या करेगा? स्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा निकलेगा? सेकंड। फिर फर्स्ट और थर्ड तो SN2 देता ही नहीं है। दैट्स ऑल। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन हो गए। पहला फैक्टर डिस्कस किया है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट फैक्टर हमारे सामने आएगा सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के बिना हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को नहीं पढ़ सकते। सॉल्वेंट के बिना किसको नहीं पढ़ सकते? न्यूक्लियोफिलिसिटी को नहीं पढ़ सकते। क्या SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट का रोल होता है? काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसको भी तबीयत से समझना है। किसमें? अबे राक्षस क्या बात कर रहा है? आ गया समझ में? एराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 से रिएक्शन ही निकलना। SN2 एराइल विनाइल, कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर हमारे सामने है सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट को भी पढ़ना पड़ेगा। या तो मैं जो SN2 के अंदर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल में लिए जाते हैं वो बता दूं, लेकिन उसमें केवल आप उनको रटते रहेंगे, क्वेश्चन इधर उधर हुआ आप साफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से आप जानते हैं SN2 से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछते हैं। और SN1 SN2 की और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो एनसीईआरटी ने लिखी है ना, बहुत खतरनाक। आप रिटेंशन इन्वर्जन की उसकी लैंग्वेज देखना, 12th लेवल पर सबसे मुश्किल लैंग्वेज एनसीईआरटी ने लिखी है। बाकी बुक्स भी उसको इजी करके लिखती है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है। इतने हार्ड जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल किया है एनसीईआरटी ने। लैंग्वेज बहुत खतरनाक है एनसीईआरटी की। स्टीरियो के मामले में हल्का नहीं है, बस पूछा नहीं है, जिस दिन पूछेगा साफ कर जाएगा। देखिए सॉल्वेंट को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं सॉल्वेंट को। एक तो हमारे सामने ऐसा पोलर, और एक आता है नॉन पोलर। पहले दो कैटेगरी में कुछ सॉल्वेंट हमारे सामने रहेंगे पोलर। पोलर बोले तो जिनका डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा? नॉन जीरो, जिनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। और कुछ रहेंगे हमारे सामने नॉन पोलर। क्या रहेंगे? नॉन पोलर, यानी कि जिनके पास डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा? जीरो। देखिए नॉन पोलर वाले तो हमारे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि हमारे जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें स्लाइटली पोलैरिटी होती है लो कार्बन वालों में, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है? पोलैरिटी। तो ये तो हम इस्तेमाल में ले नहीं सकते। आप सॉल्वेंट हमेशा ऐसा इस्तेमाल में लेते हैं जिसमें आपके रिएजेंट्स क्या हो जाएं? डिसोल्व हो जाएं। अगर वो डिसोल्व नहीं होंगे, पीपीटी बना के बाहर निकल गए, तो फिर रिएक्शन में सॉल्वेंट का कोई मतलब नहीं है। तो नॉन पोलर वाले तो आप इनऑर्गेनिक भी पढ़ चुके हैं, जैसे CCl4 डाइपोल मोमेंट कितना है? जीरो। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। इसी प्रकार से बेंजीन, बेंजीन में कोई पोलैरिटी नहीं है। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे नॉन पोलर क्या है? सॉल्वेंट्स है। इनमें से किसी के पास भी हाँ अबे म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो। तो इनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। दूसरा होता है पोलर। पोलर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी के अंदर। एक हमारे सामने रहेगा पोलर प्रोटिक। क्या रहेगा? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब है जो आपको H+ दे सकता है। दूसरा रहेगा पोलर एप्रोटिक, यानी कि पोलैरिटी तो उसके अंदर है लेकिन वो H+ नहीं दे सकता। पोलर प्रोटिक और एक रहेगा पोलर एप्रोटिक। सबसे पहले मैं पोलर प्रोटिक आपको बता देता हूं। देखिए सारे के सारे, जैसे वाटर से जुड़ा हुआ है, एसिडिक होता है, निकल सकता है H+ की फॉर्म में। अगर वाटर है तो फिर अल्कोहल भी, जब अल्कोहल ही हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो होंगे ही होंगे। क्लियर? अमोनिया भी हमारे सामने पोलर प्रोटिक का एग्जांपल है। अमोनिया है तो फिर अमीन्स भी हमारे सामने क्या रहेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर अल्कोहल ही चलता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आता रहेगा हमारे सामने। दूसरा रहता है पोलर तो है लेकिन H+ नहीं दे सकता। जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ईथर्स। आप जानते हैं लाइक वाटर, ईथर्स का भी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, लेकिन इनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे आप बहुत बार वुड्स रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल में लेते हैं किसका? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर।
आधी ज्यादा जनता जानता नहीं है कि इसको इस्तेमाल में क्यों लिया जाता है। इसके दो पर्पज है। पहला पर्पज, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि आरएमजीएक्स के बारे में इसी क्लास में बात कर देंगे, मतलब एल्काइल हैलाइड में आरएमजीएक्स के बारे में बता दूंगा मैं आपको। दूसरा, अगर अपन बात करें तो इसकी पोलैरिटी है, आरएक्स इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसॉल्व। आरएक्स भी डिसॉल्व हो जाता है और आपका जो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट है वो भी डिसॉल्व हो जाता है इसके अंदर। तो ये खास बात है इस सॉल्वेंट की। उसके पॉपुलर सॉल्वेंट होता है टीएचएफ। कौन सा होता है? टीएचएफ, जिसके बारे में भी हम टाइम आने पर बात करेंगे। ये भी एक साइक्लिक ईथर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एसीटोन, देखिए एसीटोन के पास भी यही मामला है, डाइपोल मूवमेंट तो है लेकिन कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। रीजन बीइंग ये sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये एसिडिक नहीं है। अगर एरोमेटिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होता तो अलग कहानी थी, बाकी sp3 नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बहुत ही के सामने आ रहा है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, डीएमएसओ। कौन आने वाला है? डीएमएसओ। यहां पर भी पोलैरिटी है क्या? यस, जस्ट लाइक एसीटोन। यहाँ कार्बन है, यहाँ पर क्या है? सल्फर। इतना सा फर्क है। तो इसमें भी अगर अपन बात करें, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल। क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है। इन शॉर्ट डीएमएसओ इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएमएसओ। एक और हमारे सामने आता है, कौन सा है? अमाइड। पहले इस फंक्शनल ग्रुप को गौर से देखिएगा। इस फंक्शनल ग्रुप को गौर से देखकर बताइए, एल्डिहाइड है या अमाइड है? गौर में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या अमाइड है? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। ये ध्यान से सुनना, अगर कार्बोनिल कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो अमाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? अमाइड। अगर कार्बोनिल कार्बन पर नाइट्रोजन आ गया है तो अमाइड बनकर आएगा, ये एल्डिहाइड नहीं रहे। एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर या तो एक साइड H होगा, दूसरी साइड H होगा या R होगा, नाइट्रोजन नहीं आ सकता है। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड। क्या आप इसका नाम मुझे बता सकते हैं? यस, पहले नाइट्रोजन पर जो लगे वो लिखे जाते हैं N, यानी कि नाइट्रोजन के दोनों H हटा दिए हमने। क्लियर? N, ये हमारे सामने आएगा डाई मिथाइल। जैसे ही आप नाम को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन के दोनों H हटाकर क्या लगा दिए गए हैं? मिथाइल। एक क्या बोलते हैं? फॉर्म। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड। तो ये हमारे सामने होता है N, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इन शॉर्ट इसको डीएमएफ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डीएमएफ। जो भी सॉल्वेंट आपके शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलर है ना, वो सारे SN2 के, जैसे डीएमएसओ, डीएमएफ, ये SN2 में इस्तेमाल में लिए जाते हैं। उसके लिए भी कंडीशन रहती है कि हम इनको SN2 में कब इस्तेमाल लेते हैं। हमेशा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर नहीं करता है, कभी कभी पोलर प्रोटिक भी फेवर बताऊंगा मैं आपको टाइम आने पर कि कब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। पहले जल्दी तक यहां से छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से सुलटाएंगे। अपने पास बोर्ड क्या है? छोटा है भाई, वो अपना भविष्य देख रहा है इधर। भैया अभी तो बहुत टाइम है अपने को। सामने वाले भैया को देख रहे हो? पापा जिस दिन दाढ़ी है उसकी। तुम्हारे चक्कर में हमें और दाढ़ी नहीं कटवानी पड़ती है। हाँ पापा देख रहा तेरे में, बताऊंगा मैं। एक से बढ़ के एक राक्षस है, बस हर सवाल का जवाब देते हो। सवाल केमिस्ट्री का नहीं होना चाहिए। मेरे को देखकर भी उनको लगता है इनमें से किसी ने ड्रेस पहन ली है। बारी बारी पढ़ाते होंगे शायद। ये ग्रुप स्टडी चल रही, क्या चल रही है? ग्रुप स्टडी। सुलटा दिया है क्या सभी ने? अब हम सॉल्वेंट का रोल देखते हैं वन बाय वन। ध्यान से सुनना, यहीं से मैं आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हुआ चलूंगा और मैं आपको सॉल्वेंट का रोल बताते हुए चलूंगा। SN1 का थोड़ा सा आइडिया आपको यहां से लगने लगेगा। सबसे पहले मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे पास क्या है? वाटर। ध्यान से सुनना भाई लोगों, क्या है? वाटर। कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे करता है सॉल्वेट, कैसे करता है सॉल्वेशन, कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ये है वाटर। मान लीजिए हमारे सामने है NaCl। क्या है? NaCl। बताइए NaCl का क्या लिखा हुआ है? मोलिकुलर फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूनिट है?
फॉर्मूला यूनिट है। राक्षसों आयनिक कंपाउंड के केस में मोलिकुलर फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? अगर ये हमारे सामने प्योर NaCl है, ध्यान से सुनना, प्योर NaCl है तो यहां पर Na+ और Cl- आयंस फ्री नहीं होते हैं। अगर आप प्योर NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो ये करंट को पास नहीं करता है। इट्स ए इंसुलेटर। किसका काम करेगा? इंसुलेटर का। लेकिन अगर इस डाल दोगे तो ये कंडक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर वहां पर आयंस आ जाते हैं करने के लिए। लेकिन प्योर NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। आप जानते हैं ये लैटिस के अंदर पैक रहता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चे को फिंकलस्टीन रिएक्शन समझने में। उसको NaCl NaBr दिखता है, उसको लगता है ये प्लस और माइनस है, तो क्यों नहीं है Cl- फ्री? Cl- फ्री नहीं है, लैटिस के अंदर पैक है। सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो आप। Na+ को कौन घेर के रखता है? Cl-, और Cl- को कौन घेर के रखता है? Na+। आपसे पूछा भी जाता है कि एक क्यूब के अंदर किसके कितने एटम्स आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे सॉलिड स्टेट में डिस्कस होते हैं। तो यहां पर Na+ और Cl- आर नॉट फ्री। जैसे ही आप इनको वाटर के अंदर डालते हो तो वाटर इनका सोल्वेशन करता है, इसका हाइड्रोलाइज इसको ब्रेक कर देता है, ये टूट जाता है Na+ एक्वस के अंदर एंड Cl- एक्वस के अंदर। ध्यान से सुनना है, ध्यान। आप जानते हैं कौन सोल्यूबल होगा, कौन सोल्यूबल नहीं होगा। आप केस भी पढ़ चुके हैं और आप सोल्युबिलिटी भी पढ़ चुके हैं। एक हमारे सामने होती है लैटिस एनर्जी, एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी या सोल्वेशन एनर्जी भी आप उसको बोल सकते हैं। NaCl को वाटर के अंदर डालते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जैसा ही वाटर के अंदर गया खटाक से सोल्यूबल हो गया है। नहीं, यहां पर सबसे पहले दोनों आयंस के बीच में क्या है? अट्रैक्शन। धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स इनके बीच में आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे भी बहुत फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। Na+ को वाटर मॉलिक्यूल घेरना शुरू करते हैं। Na+ को कौन घेरना शुरू करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। और Cl- को भी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? घेरना शुरू कर देते हैं। अभी भी दोनों आयंस कांटेक्ट में हैं, अभी भी दोनों आयंस किसमें है? हम बोलते हैं कांटेक्ट आयन पेयर। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट आयन पेयर के नाम से इसको जाना जाता है। नाम ही क्लियर करता है कि बोथ आयंस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फिर धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाते हैं, और जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इसको लिख दिया जाता है Na+ एक्वस, और इसको क्या लिख दिया जाता है? Cl- एक्वस। अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, लैटिस ब्रेक हो चुका है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। और यही काम आएगा के अंदर, कॉन्टैक्ट आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर। बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा, स्टीरियो को एक्सप्लेन करेगा SN1 की को, यही कि देखने को मिलता है SN1 में। अब हुआ क्या इसके अंदर? देखिए ये हमारे सामने क्या है? Na+। इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे इस प्रकार से, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर भी ऑक्सीजन पर कैसा है? पार्शियल नेगेटिव। यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर भी ऑक्सीजन पर कैसा है? पार्शियल नेगेटिव। सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, इसका सोल्वेशन कर देंगे। इसी प्रकार से Cl- को भी चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। इस बार कौन घेरेंगे? हाइड्रोजन की साइड से, क्योंकि इस पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से घेरेंगे। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। अगर चारों तरफ से घेर लिया तो ये सॉल्वेशन होगा कि नहीं होगा? यस। इस लेटिस को जो तोड़ने के लिए एनर्जी होती है ना, वो यहीं से रिकवर की जाती है। जैसे आप हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हो, क्या बोलते हो? हाइड्रेशन एनर्जी बोल दीजिए, सॉल्वेशन एनर्जी बोल दीजिए। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता? आपका जो रिएजेंट का केटाइनिक पार्ट होगा उसको भी सराउंड करेगा, एनायनिक पार्ट होगा उसका भी सराउंड करेगा, दोनों का क्या करेगा? सॉल्वेशन। अब सोचिए हमारी जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें मैक्सिमम केस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो नेगेटिवली चार्ज मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज। और हमारे न्यूक्लियोफाइल को तो यही घेर लेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल को सराउंड कर लिया गया है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम। उसके रिएक्शन करने का रेट क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि आप जानते हैं जितना ज्यादा आयन का होता है उसकी मोबिलिटी उतनी कम। अगर उसकी मोबिलिटी कम हो गई तो उसका हमारे रिएक्टेंट के साथ कोलाइड करने के चांसेस कम हो जाएंगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो सबसे पहला कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो केटायन और एनायन का सॉल्वेशन कैसे करता है, कैसे किया है उसने सॉल्वेशन, किस प्रकार से सॉल्वेशन हुआ है, इस सॉल्वेशन को नाम क्या है, कैसे करता है? अबे ये तो है आयन, और इसमें क्या है? डाइपोल।
इसे बोलते हैं हम आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल अट्रैक्शन से उसका सॉल्वेशन करता है। किसकी वजह से? आयन डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से उसका सॉल्वेशन करता है। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। तुम्हें क्या लगता है कि पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं? आपके लिए पहली बार होगा, एग्जामिनर तो जानता है उसको। चलिए अब करते हैं पोलर एप्रोटिक की बात। देखिए पोलर एप्रोटिक में भी अगर अपन बात करना चाहें तो पोलरिटी है। मान लीजिए हमने यहां पर एसीटोन लिया, बेटा ध्यान से सुनना, कमाल की बातें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ये हमारे सामने कौन है? एसीटोन। बताइए एसीटोन के अंदर पोलरिटी है? यस सर। इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है एल्डिहाइड कीटोन्स में। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आप पढ़ेंगे, कोई कैंसिल आउट करने वाला यहां पर है ही नहीं। डेफिनेटली इसके अंदर पोलरिटी है, लेकिन ये लो पोलरिटी सॉल्वेंट है एज कंपेयर टू वाटर। किसकी पोलरिटी कितनी है? ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पता किया जाता है। किससे पता किया जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पता किया जाता है। सो एसीटोन इज ए लो पोलरिटी सॉल्वेंट एज कंपेयर टू वाटर। तो इसके अंदर जैसे आपका NaCl सोल्यूबल हो गया, इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। NaBr भी इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। यहीं से पता कर लो इन बातों को, आगे दुख नहीं देंगी। Na प्लस एंड Cl माइनस को जब इसके अंदर डालोगे तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। ये जो एसीटोन है उसके लैटिस को ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि NaCl की जो लैटिस एनर्जी है वो इसकी सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा रहेगी, ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें, अगर आपने NaBr डाला तो यहां पर भी Na प्लस और Br माइनस, इस लैटिस को भी ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं ना, अगर मैं NaCl, NaBr और Na की लेटिस एनर्जी कंपेयर करूं तो लेटिस एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी राक्षस केटायन तो सेम है। एनायन की जैसे जैसे साइज बढ़ेगी लेटिस एनर्जी घटेगी। पूरी इनऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है, तो सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी इसकी है और सबसे कम लेटिस एनर्जी इसकी है। तो ये एसीटोन जो होता है लो पोलरिटी सॉल्वेंट होता है। ये NaI के लेटिस को ब्रेक कर देता है, सोल्यूबल बना लेता है अपने अंदर। लेकिन ये वाले इससे नहीं टूटते हैं, ये पीपीटी की फॉर्म में रहेंगे, मतलब इनसोल्यूबल होते हैं। यहीं से हमें पता होना चाहिए इनसोल्यूबल है। क्या है? इनसोल्यूबल। और यही बेस बनेगा फिंकलस्टीन रिएक्शन का। ध्यान देखना, इनसोल्यूबल, ये एसीटोन के अंदर सोल्यूबल नहीं है। कई बार लोग जज्बाती होकर यहां भी NaCl डाल देते हो, बाद में फिंकलस्टीन में कुछ और बातें करने लगते हैं। NaI ही सोल्यूबल है इसके अंदर। तो जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालोगे? NaI। आप जानते हैं उससे पहले ना तो Na प्लस फ्री है और ना ही I माइनस फ्री है। दे आर पैक्ड इनटू लैटिस। लैटिस के अंदर क्या है? पैक। जैसे इसके अंदर जाएंगे तो ये Na प्लस और I माइनस क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं, लैटिस ब्रेक हो जाता है। अब ये केवल Na कर पाता है, केवल केटायन को ही सॉल्वेट कर पाता है। क्यों सर? इसमें भी तो डाइपोल है, वाटर में भी तो डाइपोल था, ये इसी को क्यों कर पाता है? बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनना। मान लीजिए अगर अपन बात करते हैं एसीटोन की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जो पार्शियल नेगेटिव है वो मॉलिक्यूल के आउटर फेस पर होता है। कहां पर होता है? आउटर। ऑक्सीजन आखिरी एटम है, उसी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये केटायन को इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेता है। जैसे हिंदी फिल्मों में बोलते थे ना, एक ही पुलिस वाला माइक लेके बोलता रहता था, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। और पुलिस कितना था? एक ही रहता था, वही बोलता रहता है, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। तो ये तो चारों तरफ से घिर गया है, इसका तो सॉल्वेशन हो गया है। लेकिन एनायन जो यहां पर रहता है वो फ्री रहता है। ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता, एनायन को सराउंड नहीं कर पाता। सर इसका कारण क्या है? बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो मॉलिक्यूल के इनर फेस के ऊपर है। कहां पर है? अंदर की साइड है। यहां पर रहता है पार्शियल नेगेटिव, यहां पर रहता है पार्शियल पॉजिटिव, और ये बल है। अगर I माइनस आएगा या तो यहां आएगा, डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है। जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन है ना, किसके केस में? माइनस के केस में वो काम नहीं करता है, ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स यहां पर हमारे सामने आ चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब ये केटाइन को तो सराउंड कर लेगा, सोल्वेट कर देगा, लेकिन एनायन का कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये तो हमारे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम SN2 रिएक्शंस के केस में न्यूक्लियोफाइल कैसा मिलता है? नेगेटिवली चार्ज। अब आप सोचिए, क्या हमें SN2 के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना चाहिए? पोलर प्रोटिक नहीं। आप जो न्यूक्लियोफाइल डालोगे, जैसे अभी आप फिंकलस्टीन रिएक्शन करवा रहे थे, अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला तो उसमें वो न्यूक्लियोफाइल का क्या कर देगा? सॉल्वेशन, चारों तरफ से घेर लेगा। सॉल्वेशन करने का मतलब है रिएक्टिविटी कम हो जाएगी उसकी। और अगर पोलर एप्रोटिक की बात करें तो केवल केटाइन को घेरा जाएगा, और ये Na+ वैसे भी स्पेक्टेड ट्राइन है, कुछ नहीं करता रिएक्शन के अंदर, फर्क नहीं पड़ता है।
न्यूक्लियोफाइल फ्री रहेगा रिएक्शन करने के लिए। इसी देखो आप जब भी लिखा है मैंने NaI क्या लिखा है, एसीटोन। NaI क्या लिखा है, एसीटोन। यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन के लिए क्या है, बेस्ट है। क्या है, बेस्ट है। छापिए, आगे बढ़ूंगा। यहां पर भी जो सॉल्वेशन हुआ है उसका कारण क्या है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पूछी जाती हैं। फिर वहां पर सिर्फ बैठ हो जाओगे बैठे बैठे, एक से दो क्वेश्चन आएगा और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट SN2 पर बने ना बने, इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछता है, फेवरेट होता था भाई ये, और स्टीरियो पर बात करता है। क्योंकि यहाँ पर जितनी स्टीरियो पर एनसीईआरटी ने बात की है ना, उतनी किसी भी स्टैंडर्ड बुक ने की है। सब छापा है एनसीईआरटी ने। SN2 मैकेनिज्म आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, बाकायदा हेडिंग लगी हुई है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। यहां से दिखाई दे रहा है तेरे को, तो उधर बैठ जा राक्षस, बाद में कर लेगा। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूँ कि बंदूक चल जाएगी गलती से। आगे वाली बेंच पर बैठने में खतरे से खाली नहीं, मास्टर की निगाह रहती क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। जिसने नहीं लिखा है बिना फिर गर्दन भेज देना किसी के हाथ। पहली क्लास में आके गर्दन रख के चला जाना यहाँ पर, फिर रूम से आराम से लाइव देखना। ज्यादा घटिया था, ये लेवल ज्यादा हो गया था इस शौक का, लेवल ज्यादा हो गया था। टेक्नोलॉजी में थोड़े से वीक हो तुम। सो रहे हैं घूम झूम के, एसी की जैसे ठंडी हवा आती है निकल लेते हैं। यही तो दुख है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर हैं। सुलटा दिया है क्या? अभी तो तुम्हें मौका मिला है डायग्राम बनाने का, कि ये तो ठीक बना भाई, इसने छोटा बना दिया। 30 ml भी नहीं आएगा इसमें तो। हाँ, वाटर भी नहीं आएगा, तो नीट से काम चलाओ। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे सॉल्वेट करता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। वही काम कौन करता है, पोलर एप्रोटिक। बस एनायन का नहीं कर पाता, एनायन इज फ्री टू। और इसीलिए अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। सुलटा दिया है क्या? अलग अलग कलर से डब्बा बना, नोट्स की सुंदरता बरकरार रहे, समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुलटा दिया है क्या? ये ध्यान रखना, फिंकरस्टीन रिएक्शन का बेस बनेगा NaCl NaBr इनसोल्यूबल इन एसीटोन। ये एसीटोन के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। लिखिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अबे, अब तुम्हारा सिलेबस डिले नहीं हो रहा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
polar protic solvent solvates cation as well as anion. Polar protic solvent solvates cation as well as anion. Polar protic solvent solvates cation as well as anion. दोनों का सॉल्वेशन करता है, cation का भी करता है। नेक्स्ट, polar aprotic solvent solvates only cation. Polar aprotic solvent solvates only cation. Polar aprotic solvent solvates only cation. केवल किसको सॉल्वेट करेगा? cation को। तो हमारा anion तो क्या रह गया है? फ्री। तो नेक्स्ट लिखिए, if nucleophile is negatively charged, if nucleophile is negatively charged, और मैक्सिमम केसेज में SN2 का न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड ही मिलेगा। If nucleophile is negatively charged, then polar aprotic solvent is suitable. If nucleophile is negatively charged, then polar aprotic solvent is suitable. अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप कंसिडर करके चलेंगे न्यूक्लियोफाइल कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपको पता है शॉर्ट फॉर्म वाले SN2 के DMSO DMF ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल करता है, और भी होता है हम्फा वगैरह, लेकिन हम पर उसको बातें ही नहीं करनी। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अब हमारे सामने आ रहा है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई ये क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकल। आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन आया था कि SN1 के अंदर बताइए पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, कंप्लीट होता है, 50% होता है। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसीलिए इसको इतना डिटेल में हम कवर कर रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चन कहां से पूछ के गया है वो। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये सबसे ज्यादा दिक्कत देता है बच्चे को। पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत ज्यादा डाउट आते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी को कभी उसने ढंग से समझने की कोशिश ही नहीं की है। आज समझेंगे बड़ी तरीके से। देखिए, मान लीजिए हमारे सामने RX है, और अगर आपको बोल दिया गया है कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस वाया SN2 मैकेनिज्म, तो आप बता सकते हैं SN2 कैसे होता है? यस सर। कैसे? न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक, लिविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ेगा, खटैक। दिस प्रोसेस विल बी साइमल्टेनियस। SN2 रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये बाहर निकल गया, दैट्स ऑल। रिएक्शन है, इसका मतलब तो यही रिएक्शन का क्या है? RDS, डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर हम रिएक्शन के रेट की बात करना चाहें, किसकी बात करें? रेट। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RX रेज टू पावर 1, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1। ये देख सकते हैं जो आपका रेट लो एक्सप्रेशन है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। अगर उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है तो फिर रिएक्शन का रेट उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं तो रिएक्शन का रेट वेरी होने लगेगा। और अगर गलती से आपने सॉल्वेंट को ही न्यूक्लियोफाइल बना दिया है, किसको? सॉल्वेंट को ही न्यूक्लियोफाइल बना दिया है, तो SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये बनेगा क्वेश्चन, कब बनेगा नहीं पता है। इफ solvent is behaving as nucleophile in SN2 reaction, then it will be pseudo first order। क्या हो जाएगी? आपको पता है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आता है। आप पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये सारी बातें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की बातें आप कर चुके हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट अब आता है, ये तो क्लियर हो गया कि यस इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो पहले इतना छाप लो, फिर लिखवा देता हूं लाइन। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, सब रायता उड़ेल दोगे तुम, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया, साफ मिलोगे तुम। और इतने दिनों से बस यही इंतजार कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और रिएक्शन मैकेनिज्म में लेवल कतई नहीं गिराऊंगा, चाहे समझ में आए या ना आए। क्योंकि अगर 10 बच्चों को भी समझ में आ रहा है तो इस बार वही समझने के लिए आए हैं। समझ में किसी को नहीं आता है, घर पे जाके मेहनत करते हैं, ध्यान से बातों को सुनते हैं। जिनको सिलेक्शन लेना है वो समझेगा, और जिसको नहीं लेना है वो नहीं समझेगा, वो अगली साल समझ लेगा, तो उसको अगली साल पढ़ा देंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार तो जिसको जाना है उसको समझाना है। लिखिए, न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन रेट लो एक्सप्रेशन। न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन में आया है क्या? यस, न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन रेट लो एक्सप्रेशन।
Hence rate of SN2 reaction depends on its concentration. Nucleophile is involved in rate law expression. Hence rate of SN2 reaction. Hence rate of SN2 reaction depends upon its concentration. इसीलिए SN2 रिएक्शन का रेट इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. पूरा डेप्थ में चल रहा है भाई. कोई क्वेश्चन आपसे हो ही ना ऐसा बन ही नहीं सकता है, पूरा डिटेल में आएगा. मैं चाहता तो SN2 SN1 दोनों एक दिन में सुलझ जाते, लेकिन क्वेश्चन आता तुम सुलझ जाते. अब दो बातें होती है. एक होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होती है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन घटिया न्यूक्लियोफाइल है. जैसे बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं ना, ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का नाम दिया जाता है. किसका नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का. सर सबसे पहले बताइए ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है और बेस और न्यूक्लियोफाइल के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते रहना. मान लीजिए हमारे सामने है CH3O माइनस Na+. अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी है? H3O+ के साथ. इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आएगा तुम्हें, क्योंकि फ्री H+ कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है. क्लियर? तो ये देगा इसको इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये बॉन्ड तोड़कर इधर अपने निकल लेगा. अगर मैं इसी को चाहूं तो भाई लोगों ऐसे लिख सकता हूं. देखो अब आपको समझ में आएगा. OH2+ क्या होता है? लिविंग ग्रुप. जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये खटक से यहां से निकल. बार जो O- है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? H+ को दे रहा है. किसको दे रहा है? H+. आप सोचिए अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहां ले गया तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर देगा? H+. इसका मतलब जब ऐसा होता है तो इसे हम बेस का नाम देते हैं, और एसिड बेस रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं. तो ये यहां पर राइट नाउ किसका काम कर रहा है? ये हमारे सामने बेस का काम कर रहा है. राइट नाउ इट इज एक्टिंग एज ए बेस. इसको हम क्या बोलते हैं? बेस. अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन H+ के साथ शेयर करता है तो इसे बेस का नाम दिया जाता है. अब कौन अच्छा बेस है और कौन घटिया बेस है ये Kb वैल्यू से पता किया जाता है. किससे पता किया जाता है? Kb वैल्यू. इफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टू बेस देन यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ Kb. Kb की वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए. बाकी सब थ्योरेटिकल है. जैसे हमने जीओसी के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया था, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए थे वैल्यूज पहले से ही मेरे माइंड में थी, फिर मैंने उनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया था. कैसे एक्सप्लेन कर दिया था? थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया था. मैंने कभी भी pKa या Kb का नाम नहीं लिया. किसकी Kb ये है, इसकी Kb ये. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं. जैसे आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अमोनिया का दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है. इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पर जब आप बात करोगे तो इसमें से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा निकल कर आती है? क्लियर? हालांकि फिनाइल का कैसा इफेक्ट लगना चाहिए? -I. ये एक्सप्लेन नहीं होने वाली चीज है. इन पर बात नहीं करता है नीट कभी भी. ऐसी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, इनके चक्कर में कॉन्सेप्ट बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं. जहां देखो Kb, जहां देखो pKb, जहां देखो Kb. क्या कर लोगे? उनको याद नहीं होंगे वो. इससे बढ़िया है थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछता है उसी को हम अप्रोच करें. और जेई ने भी पूछा यहां से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमसे पूछता है जिनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दे. न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी यही होगा. अब देखना यही वो सेम टू सेम है. कौन है हमारे सामने? सोडियम इथॉक्साइड आयन. कौन है? सोडियम इथॉक्साइड आयन. दिस टाइम इट इज रिएक्टिंग विद Rx. दिस टाइम Rx. अब हुआ तो ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा बाहर खटैक. बिकॉज X किसी का भी क्या बन सकता है? X. तो यहां से बॉन्ड तोड़कर अगर निकल गया तो ये हमारे सामने बन जाएगा NX. Reaction is proceeding via SN2 mechanism. So right now it is acting as a nucleophile. ये किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल. अगर ये H+ को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये बेस कहलाता है, और ये अगर H+ के अलावा किसी और के साथ शेयर करता है, पर्टिकुलरली कार्बन के साथ, तो इसी को हम न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं. अब कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन घटिया न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका कैसे पता किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये कई बार पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय Kb वैल्यू या pKb वैल्यू. एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय Ka या pKa. ऐसे न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन डिफाइन करता है? रेट कांस्टेंट. कौन डिसाइड करता है? रेट कांस्टेंट. ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को. देखिए पेपर बनेगा ना तो शानदार बनेगा भाई. कैसा बनेगा? शानदार. जिसने क्लास में बैठ के बात सुनी है उसको आनंद की अनुभूति होगी, और जो हवा में उड़ेगा ना उसको मैं उड़ा भी दूंगा. ध्यान रखना, इधर उधर भटकते फिरोगे, आंसर नहीं आएंगे फिर. मान लीजिए हमारे सामने है मिथॉक्साइड आयन. कौन है? मिथॉक्साइड आयन. इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसी एल्काइल हैलाइड के साथ. एक हमारे सामने है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन.
वी वांट टू कंपेयर विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ रिलेटिव वैल्यू। मैं अगर पूछूं H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, ये कोई मतलब है क्या? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ रिलेटिवली कि H2SO4 उससे ज्यादा एसिडिक है या H2SO4 उससे कम एसिडिक है। तो ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिसिटी भी रिलेटिव होता है कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक पावर इससे ज्यादा है और इससे कम है। इट्स अ रिलेटिव वैल्यू, इट्स ए रिलेटिव to compare nucleophilicity of methoxide ion and tertiary butoxide ion। तो कैसे कंपेयर किया जाएगा? दोनों का एक पर्टिकुलर सबस्टेट के साथ SN2 रिएक्शन करवाइए। दोनों का किसके साथ? एक पर्टिकुलर सबस्टेट के साथ SN2 रिएक्शन करवाइए। इसमें देखना न्यूक्लियोफाइल अलग है और ये दोनों में क्या रहने वाला है? सेम। अब इन दोनों में से जो इसके साथ फास्ट वो बेटर न्यूक्लियोफाइल निकल कर आएगा। यही होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को मेजर करने का। मान ली यहां पर अगर रिएक्शन हुई, इसने किया किसके ऊपर? अटैक। कौन से पर अटैक होगा? अल्फा कार्बन। आप जानते कि नहीं जानते? ये करेगा अटैक और ये बाहर निकलेगा खटैक। बता सकते हैं हमारे सामने कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनकर आएगा? यस। हमें बातें केवल किसकी करनी है? SN2 की। तो ये हमारे सामने SN2 होगा, बाहर निकल जाएगा X माइनस। यहां पर भी अगर रिएक्शन हुई तो ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा बाहर खटैक। अगर हमसे SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा जाए तो SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारे सामने क्या रहने वाला है? दिस विल SN2 रिएक्शन। आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में रोल क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर आपसे कोई बोले कि मिथॉक्साइड आयन आप लोगों के सामने है और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन आप लोगों के सामने, मैं कई बार बोल चुका हूं, इनके नाम याद रखा करो, सुलझ जाओगे। RO माइनस को एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। एल्क कितना है? एक कार्बन वाला। तो इसको क्या बोला जाएगा? मिथॉक्साइड। क्या बोला जाएगा? मिथॉक्साइड आयन बेटा इसको बोला जाएगा। और ये कौन है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है क्या? यस। तो इसको बोला जाएगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बोला जाएगा? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अगर इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। ये किसका ऑर्डर है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। इनकी केबी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो या मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकता हूं। आप वाले ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और माइनस आई वाले घटाते हैं। तो यहां पर केवल एक ही ऐसा है जो प्लस आई लगा रहा है। यहां पर ऐसे ऐसे कितने हैं? 3। इट मींस इट इज ए गुड बेस। ये किसके बेसिस पर आई है? ये सारी बातें केबी वैल्यू ने डिसाइड की है। किसने डिसाइड की है? केबी ने। ये तो थ्योरेटिकली बाद में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाँ प्लस आई ने बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है, वो सब बाद में, पहले केबी वैल्यू फिर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। यू गॉट द पॉइंट? यस। ये हमारे सामने। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन इन दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये SN2 रिएक्शन का रेट बताएगा। मान लीजिए इस रिएक्शन का रेट है R1, रेट है R2 और रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट ओनली। आप जानते हैं मोलिकुलरिटी को लेकर थ्योरेटिकल बात कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन का रेट एक्सपेरिमेंट से ही पता किया जाता है। अगर ये रिएक्शन का रेट मैंने देखा और मैंने पाया R1 इज ग्रेटर देन R2, रिएक्शन का जो रेट है, फर्स्ट रिएक्शन का रेट ज्यादा आया किसके कंपैरिजन में? सेकंड रिएक्शन के रेट में। इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन से, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है? मिथॉक्साइड आयन। ये अच्छा बेस होते हुए भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाया। इससे ही हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसी को ही बोलते हैं। ये एक अच्छा बेस है लेकिन ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये एक अच्छा बेस है लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी कहां से डिसाइड होती है? रेट ऑफ रिएक्शन। बात नहीं करना चाहते हो तो रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेट कांस्टेंट। बेटा जिस दिन क्वेश्चन बनाना सुलट जाओगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को किस में मेजर किया जाता है? रेट कांस्टेंट। अगर किसी रिएक्शन का रेट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। अगर किसी रिएक्शन का रेट स्लो है तो उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? तो यहां से हमें पता चला ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल या घटिया। अभी ये बात इसके दिल पर लग गई। किस पर लग गई है? दिल पर। कितना अच्छा बेस था, थोड़ी देर पहले खूब तारीफ हो रही थी मेरी, कितना अच्छा बेस है, और तुमने एकदम घटिया से न्यूक्लियोफाइल बना दिया मैंने। इसलिए इसने कसम खा ली है कि मैं अब बेस ही बनूंगा। क्या बनूंगा? बेस। और बेटा बेस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम होता है एलिमिनेशन का। किसका काम होता है? एलिमिनेशन का। कि अगर मुझे एलिमिनेशन का मौका मिला तो मैं एलिमिनेशन ही करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाऊंगा। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को ध्यान रखना, ये पैदा ही एलिमिनेशन करने के लिए हुआ है। पैदा ही किसके लिए हुआ है?
एलिमिनेशन करने के लिए हुआ है। सर जब भी एलिमिनेशन हो सकता है ये एलिमिनेशन ही करेगा। सर हो सकता है का मतलब क्या है, कई बार ये नहीं कर पाएगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ये करता है बेसिकली E2 एलिमिनेशन। कौन सा करता है? E2। और E2 में क्या होता है? अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन हटता है, और बीटा हाइड्रोजन ही नहीं हुआ तो फिर सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एलिमिनेशन हो सकता है तो ये एलिमिनेशन ही करेगा। अगर एलिमिनेशन हो सकता है तो ये एलिमिनेशन ही करेगा, क्योंकि ये हमारे सामने क्या होता है? गुड बेस होता है। क्या होता है? गुड बेस। और गुड एलिमिनेशन। और ये गुड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है सब्स्टिट्यूशन। तो क्या ये बात आपको क्लियर हो चुकी है? यस। लेकिन सर क्या आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो फाइल क्यों निकला और ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल क्यों निकला? देखिए, बेस को क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देना होता है। किसको देना होता है? H+ को। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन लेकर एंटी बॉन्डिंग तक जाना पड़ता है। देखा था कि नहीं देखा था? जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा था तो उसको यहां से एंटी बॉन्डिंग तक पहुंचना पड़ता था। कुछ याद आ रहा है? और ये ट्राइंगल यहां पर बनी हुई थी टेट्राहेड्रॉन की, इस गैप के थ्रू यहां से निकलना पड़ता है। अगर न्यूक्लियोफाइल की साइज लार्ज हुई तो फिर ये इस वॉइड से नहीं निकल सकता। जैसे इस गेट से आपको और मेरे को आना है, हम बड़ी आसानी से आ सकते हैं, लेकिन इसी गेट से हाथी को घुसाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए गेट या क्या पड़ेगा? छोटा पड़ेगा। तो ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है? हाथी है। ये एंटी बॉन्डिंग तक आसानी से अप्रोच नहीं कर पाता है, इसीलिए ये अभी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाया। यानी कि जरूरी नहीं है हमेशा ही अच्छा बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो। यानी कि सर आप तो ये कहना चाहते हैं कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन घटिया ये केवल रेट से ही पता चलता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट से पता चलता है? यस। तो सर हमें क्या हर बार रेट देखना पड़ेगा? नहीं, हमसे थ्योरेटिकली कंपेयर करवाएगा। वैसे तो कौन अच्छा एसिड है और कौन खराब है ये Ka वैल्यू ही बता सकती है, बट वी कैन कंपेयर देम थ्योरेटिकली, जैसे हमने जीओसी के अंदर कंपेयर किया है ऐसे ही हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं थ्योरेटिकली। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड बातें हमसे कभी भी नहीं करेगा। छापिए, आगे बढ़ूंगा। बेसिक स्ट्रेंथ को कौन बताता है? Kb। एसिडिक स्ट्रेंथ को Ka। न्यूक्लियोफिलिसिटी को रेट कांस्टेंट। बेटा जिस दिन ढंग से उल्टा देगा, क्वेश्चन पर हाथ नहीं रखने देगा, और तुम्हें लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तो 2016 के पेपर देख लिया करो। हाँ वही है बेटा, वो मतलब नहीं है। उसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के लिए कहां जाना पड़ेगा? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग तक पहुंच तो नहीं पा रहा है ना, कोलिजन ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगी? नहीं नहीं, हर जगह नहीं रहेगी। तो मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया है कि जरूरी नहीं है जो अच्छा बेस हो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो। बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अलग अलग चीजें होती है। अब कंपेयर कैसे करना है वो अपने पास 3 से 4 पॉइंट टाइम कर लेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। बेस जितना बल्कि होता जाएगा उसके एलिमिनेशन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा। ये जो आपके लिए सबसे बल्कि बेस है ये अपनी कैटेगरी वालों में बहुत छोटा होता है, क्योंकि अभी तो कौन है? मिथाइल। यहाँ क्या लगाओ? इथाइल, और भी बल्किनेस बढ़ेगी। टर्सरी ब्यूटाइल लगाओ इस पर, और बल्किनेस बढ़ेगी। वो तो फिर एलिमिनेशन ही करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा एलिमिनेशन में कि बताइए किस में एलिमिनेशन के प्रोडक्ट की परसेंटेज ज्यादा रहेगी? बात करूंगा बेस जितना बल्कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनाएगा वो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ में कौन चलता है? एलिमिनेशन। पैरेलल चलती है, कहीं पर एलिमिनेशन आगे निकलता है कहीं पर सब्स्टिट्यूशन आगे निकलता है। जब तुम सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में एलिमिनेशन होता ही नहीं है। यही जो न्यूक्लियोफाइल बनकर सब्स्टिट्यूशन करते हैं वही बेस बनकर एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। कब क्या करेंगे बस यही हमें पहचानना पड़ता है। सुलटा दिया है क्या सभी?
अब मुद्दे की बात यह है कि सर हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो बता दिया है के ए के बी और के वैल्यू, क्लियर। दूसरा आपसे कंपेयर करवाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। या फिर अगर अपन बात करना चाहें रिएक्शन का रेट दे देगा और पूछेगा बताइए कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, थ्योरेटिकली हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हम कंपेयर कर सकते हैं। एक बार आप न्यूक्लियोफिलिसिटी की डेफिनेशन लिख दीजिए। लिखिए, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, ब्रैकेट में लिखेंगे इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, ब्रैकेट में लिखेंगे इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, is measured in terms of the relative strength of nucleophile, ब्रैकेट में लिखेंगे its nucleophilicity, close the bracket, is measured in terms of relative rate of SN2 reaction, is measured in terms of is measured in terms of relative rate of its SN2 reaction, relative rate of SN2 reaction with a given substance। आप ये पता करना चाहते हैं कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 करवा के देख लो। SN2 का रेट जिसका ज्यादा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और SN2 का रेट जिसका खराब वो घटिया न्यूक्लियोफाइल। आगे बात समझ में, चलिए अब इसमें पॉइंट ए लिखेंगे। हमें थ्योरेटिकल कंपैरिजन के लिए दिया जाए तो हम कैसे निपटेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए हमारे सामने आ रहा है। देखिए आप ऐसी कोशिश करते हैं कि मेरे को एलिमिनेशन में डाउट है, मैं एलिमिनेशन का ही लेक्चर अटेंड करूंगा, मैं समझ में नहीं आने दूंगा, क्योंकि डे 1 से कॉन्सेप्ट बनते हुए चलते हैं। मैं वहां बोलूंगा बताओ इसमें क्या बोला था, एलिमिनेशन, अब वो बैठा हुआ सोचेगा कब बोला था। तो मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, लिखिए, ए बेस इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल, ए बेस इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल, ए बेस इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स conjugate acid, a base is always better nucleophile देन इट्स conjugate acid। एक बेस अपने conjugate acid से हमेशा अच्छा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, डरने की जरूरत ही नहीं है। सर कहना क्या चाहते हो, मान लीजिए आपके सामने H2O भी दे दिया जाए और OH माइनस भी दे दिया जाए, या फिर अगर अपन बात करना चाहें अमोनिया भी दे दिया जाए और NH2 माइनस भी दे दिया जाए, या फिर अगर अपन बात करें यहां पर हमारे सामने ROH भी दे दिया जाए और RO माइनस भी दे दिया जाए, या फिर अगर अपन बात करना चाहें CH3COOH एसिटिक एसिड भी दे दिया जाए और एसिटेट आयन भी दे दिया जाए, और आपसे पूछे कि कंपेयर कीजिए इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ये क्या है, बेस, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है, बेस, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है, बेस, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कह रहा है कि H2O से हमेशा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस निकलेगा, और NH3 से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस निकलेगा, और ROH से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल RO माइनस निकलेगा, और एसिटिक एसिड से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल एसिटेट आयन निकलेगा। ये कह रहा है कि ए बेस इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, दैट्स ऑल। एक बात अभी ध्यान से देखो, ऐसे बनेंगे कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आज ही अपने दिमाग में उतार लीजिए। जो एसिटेट आयन बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन। ये बोलता है कि मैं कसम खाता हूं जिंदगी में कभी एलिमिनेशन नहीं करूंगा। जिन पर तुम स्टार लगा लगा कर लिखते हो ना, वो चीजें पहुंचने से पहले क्लियर हो जाएंगी। रिएजेंट के बारे में जानिएगा, आपने हेडिंग लगाई है केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप और केमिस्ट्री ऑफ रिएजेंट्स। अगर आप अपने रिएजेंट को पहचानते हैं आपको कभी डाउट नहीं आएगा। इसके ऊपर लिख दो नो एलिमिनेशन, नो एलिमिनेशन। ये शानदार पॉइंट होते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे, डाउट नहीं आने देगा, सोचना ही नहीं। मैंने बोल दिया है नो एलिमिनेशन मतलब नो। सर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दे देंगे तब भी, अरे नहीं मतलब नहीं। SN2 नहीं होगा तो E2 कभी नहीं करेगा, SN1 कर लेगा, एलिमिनेशन कभी नहीं करेगा। ये कभी भी एलिमिनेशन नहीं करता। इससे आपके जिंदगी के बहुत सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और यही जो चीजें है ना, जो टीचर की नॉलेज होती है सब्जेक्ट के अंदर, यही धीरे धीरे आपको दूसरों से अलग खींचती है। कि जहां दुनिया स्टार लगाकर याद करेगी वो तुम्हें पहले से पता होगा ऐसा कर ही नहीं सकता है। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बी। पहला पॉइंट यही बोलता है, कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सही है, कौन सा गलत है। सेकंड पॉइंट बी, सेकंड पॉइंट बी, if donor atom is same, if donor atom is same, if donor atom is same or belongs to the same period, if donor atom is same, if donor atom is same or belongs to the same period, या तो डोनर एटम सेम है या सेम पीरियड से हैं, then nucleophilicity, then and basicity, then nucleophilicity and basicity, then nucleophilicity and basicity are same in most of the cases, are same cases, मतलब मैं बचा ले गया अपने आप को, are same in the most of the cases। अब आपको एक डाउट आएगा बेसिसिटी। देखिए बहुत बार बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके सामने OH माइनस आ गया, आपके सामने मान लीजिए F माइनस आ गया, आपके सामने NH2 माइनस आ गया, उसमें लिखेगा कंपेयर द बेसिसिटी। कई बार लिखता है एग्जामिनर ऐसा। बेस का बेसिसिटी का मतलब होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, और एसिड की बेसिसिटी का मतलब अलग होता है, कितने H+ दे सकता है। आगे बात समझ में? तो बेस में ही बेसिसिटी उसने लिखा हुआ है, तो समझ जाओ बेस की बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। जैसे न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहा है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है अगर डोनर एटम सेम है या सेम पीरियड को बिलोंग करता है, तो मैक्सिमम केसेस के अंदर जो अच्छा बेस होता है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल निकल कर आता है, ये इसने बोला। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, जो कि डेटाबेस होते हैं वो आपसे नहीं पूछेगा, वो किसी को भी नहीं पता होता। जिस दिन याद करके आएगा याद रहेगा, 2 दिन बाद उसको भी याद नहीं रहेगा। ये टीचर्स की भी यही हालत है। जैसे आज मेरे को पूरा ऑर्डर याद है, 10 दिन बाद शायद या ना रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप पीके वैल्यू याद करते रहते हो, जिस दिन पढ़ाते हैं उस दिन तो याद रहता है, पेपर के टाइम पर नहीं पढ़ के गए तो सब मामला क्या मिलता है, साफ मिलता है। तो क्या फायदा इस चीज का, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके सामने है CH3 माइनस, यहां पर हमारे सामने आ जाए NH2 माइनस, यहां पर हमारे सामने आ जाए OH माइनस, और यहां पर आ जाए F माइनस। देखो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं। अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात करना चाहते हैं, मोर स्टेबल एनायन, मोर स्टेबल एनायन, अगर एनायन क्या है, मोर स्टेबल, इसका मतलब वो मिलेगा लेस बेसिक। शायद मैंने बातें पहले भी बोली है, क्योंकि तुम पकड़ते हो उल्टा रास्ता। एसिड, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखते हो, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। चल रहा है कि F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए तो HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा इनके अंदर। अगर F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये बेस सबसे घटिया मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या सर ये बात हमेशा वैलिड है? अरे हमेशा ही बोलता है। ये मान लीजिए F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? I माइनस। En को भूल जाओ ग्रुप के अंदर, साइज। तो बेसिक स्ट्रेंथ ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि नहीं है? यस। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या मिलेगा? उल्टा। सबसे बढ़िया बेस कौन मिलेगा? F माइनस। मोर स्टेबल एनायन, लेस। जितना ज्यादा स्टेबल होगा एनायन, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पसंद नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। देखिए तो यहां पर हमें सबसे पहले ऑर्डर बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का। आप बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहने वाला है? उसने बोला है कि जब डोनर एटम सेम हो या सेम पीरियड से बिलोंग करता हो। बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? कार्बन। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? नाइट्रोजन। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? ऑक्सीजन। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? फ्लोरीन। ये उसने बोला है। क्या सारे सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं? यस। तो कहता है जो अच्छा बेस है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल निकलता है। तो सबसे बढ़िया बेस कौन निकलेगा? CH3 माइनस। देखिए कार्बन की En सबसे कम है, अगर En कम है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा। F माइनस की En सबसे ज्यादा है, अगर En सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी सबसे सकती है, सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये सबसे कम बेसिक मिलेगा। खत्म हो गई कहानी। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है वही किसका ऑर्डर आएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। किसका ऑर्डर आएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा। बताइए आसानी से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, RO माइनस, ध्यान से सुनते रहना, गर्दनें तोड़ दूंगा अब मैं, GOC के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। OH माइनस, फिर हमारे सामने दिया हुआ है RCO माइनस,
फिर अगर अपन बात करना चाहें, दिया हुआ है ROH और फिर दिया हुआ है H2O, बताइए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? बताइए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? बताइए। देखो एक बात बताऊं, ये एनायन है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, ये दोनों क्या है? न्यूट्रल। एनायन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी न्यूट्रल से क्या होती है? ज्यादा। तो जाहिर सी बात है ये तो पीछे रहेंगे। अब इन तीनों एनायन में कंपेयर करो, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन ये है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। उसके बाद ये है, क्योंकि इसको तो आर आर का मतलब एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई, और यहां पर हाइड्रोजन नील बटे सन्नाटा, है कि नहीं है? तो यानी कि अगर अपन बात करें सबसे कम स्टेबल ये है, अगर सबसे कम स्टेबल ये है तो सबसे बढ़िया बेस मिलेगा। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने चलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तीनों एनायंस में से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ज्यादा स्टेबल तो लेस बेसिक, देखो आपने लिखा हुआ है। अब इन दोनों में अगर अपन बात करना चाहें, दोनों में बताओ इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है? ऑक्सीजन। इसमें भी कौन देगा? ऑक्सीजन। यहां पर दोनों हाइड्रोजन नील बटे सन्नाटा, यहां पर आर ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यानी कि एल्कोहल वाटर से अच्छा पेस होता है, लेकिन एसिड कौन बढ़िया होता है? वाटर। तो ये हमारे सामने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया? जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये हमारे सामने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, या आप बोल सकते हो किसका ऑर्डर है? बेसिक स्ट्रेंथ का। जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान से सुनते जाना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है एसीटेट आयन, फिर अगर अपन बात करें आपके सामने दिया हुआ है फिनॉक्साइड आयन। ध्यान से सुनते रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। फिर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने दिया हुआ है वाटर। क्या दिया हुआ है? वाटर। एंड वी हैव टू कंपेयर देयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। कैन यू कंपेयर? अब की बार देखो गौर से, अब की बार गौर से देखिएगा, डोनर एटम सब में क्या है? गौर से देखिएगा, डोनर एटम सब में क्या है? सेम, है कि नहीं है? कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ऑक्सीजन। कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ऑक्सीजन। कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ऑक्सीजन। कौन देगा? ऑक्सीजन। ऊपर वालों में भी कौन दे रहा था? ऑक्सीजन। तो ये वो वाले हैं जिनमें डोनर एटम क्या है? सेम। और आप ही ने लिखा है अगर डोनर एटम सेम है और बिलोंग्स टू द सेम पीरियड तो अच्छा बेस ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल निकल कर आता है। अब आप इनकी न्यूक्लियोफिलिक पावर बता दीजिए। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, मोर स्टेबल एनायन लेस बेसिक। आप जानते हैं यहां पर रेजोनेंस है और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव, यहां भी रेजोनेंस है लेकिन लेस इफेक्टिव है, और यहां पर तो रेजोनेंस ही नहीं है। इसका मतलब अगर इस फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड, इसको दे देते हैं थर्ड और इसको दे देते हैं फोर्थ, तो देखो फोर्थ तो सबसे पीछे रख दो क्योंकि न्यूट्रल है, बाकी सब क्या है? एनायन। एनायन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, किससे? न्यूट्रल से। तो सबसे ज्यादा कौन सा निकलेगा? थर्ड। उसके बाद हमारे सामने आएगा सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे आखिरी में कौन आएगा? फोर्थ। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। ये किसका ऑर्डर रहने वाला है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। किसका ऑर्डर रहने वाला है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हमारे सामने रहने वाला है। यहां तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है? किसी को भी कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है इसमें? बताइए। नेक्स्ट मान लीजिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, NO3 माइनस CH3COO माइनस, फिर अगर अपन बात करना चाहें CH3CH2O माइनस, इनमें कंपेयर करो न्यूक्लियोफिलिसिटी को। ये है फर्स्ट, ये हमारे सामने है सेकंड और ये हमारे सामने है थर्ड। कंपेयर करता हूं। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? थर्ड, फिर सेकंड और फर्स्ट। बिल्कुल सही है। जो राक्षस NO3 को आगे लेकर आ रहा है उनकी गर्दन तोड़ दूंगा। कॉन्जुगेट एसिड बनाना इसका, कॉन्जुगेट एसिड बनाना इसका HNO3, और HNO3 के सामने कोई टिकेगा क्या इनका एसिड? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3, इनऑर्गेनिक एसिड है। अगर HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तुम्हें NO3 की स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है NO3 माइनस की, मेरे को पता कहां दिक्कत है। छाप और बनाओ बनाओ, दिक्कत कहीं और ही निकल कर आएगी।
ये लिखने लग गए, देखो स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, बोर्ड पे जो लिखा है ना वो लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर एक नहीं बना रहा है कि कल से ना बैठो मैं आगे। 5-5 बॉन्ड बना दिए लोगों ने नाइट्रोजन के। लालत है तुम लोगों पे, लालत। और बाहर आके मेरे गुर्दे निचोड़ोगे तुम कि सर वो न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में नहीं आई। अबे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बनाना सीख ले। नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हैं? ये तो तूने डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पर नेगेटिविटी का रखा है। दिमाग से पैदल लोगों, ये हमारे सामने NO3 की क्या होती है? स्ट्रक्चर है कि नहीं है? डेटी बॉन्ड से दिखाऊंगा तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है? क्या यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है? तो कुछ लोगों ने क्या किया, खटाक से उठा के इसको आगे रख दिया, जैसे उसमें तो कुछ है ही नहीं। NO3 माइनस ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? आपके कार्बोक्सिलेट आयन से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो तुमने इसका आधा अधूरा खेल देखा है, यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस। क्लियर? ये सही तरीके से इसको लिखने के तरीका है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग फालतू में क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए लिख दिया मैंने। क्लियर? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जाहिर सी बात है NO3 माइनस क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेबल रहा होगा। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन तुम सब पर पानी फेर देते हाथों हाथ। ये सारा जीओसी चल रहा है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं कर सकते तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे निकालोगे? बोला था जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की आत्मा है, भले क्वेश्चन आए ना आए, आगे हर जगह जीओसी आएगी घूम घूम के। सुलटा दिया। नेक्स्ट एंड पॉइंट सी, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगर क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी पर बनेगा तो सी से ही बनता है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनकर आएगा? सी से। ऑप्शन जो सी आने वाला है, यानी कि पॉइंट सी, वहां से बनेगा। लिखिए, जल्दी जल्दी छापो। लिखिए, दो बातें बोलूंगा, ध्यान से लिखना है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, अब सॉल्वेंट का खेल आएगा। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस in polar protic solvent. Down the group nucleophilicity, down increases in polar protic solvent. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जाने पर नीचे की साइड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि ग्रुप के अंदर आपको सॉल्वेंट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर सॉल्वेंट का कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अभी तक सॉल्वेंट का नाम भी नहीं लिया मैंने, लेकिन ग्रुप में सॉल्वेंट देखकर आप आंसर देंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट सी में अगला पॉइंट, down the group nucleophilicity decreases, down the group nucleophilicity decreases, down the group nucleophilicity decreases, decreases in polar aprotic solvent. Down the group nucleophilicity decreases in polar aprotic solvent. polar aprotic solvent के अंदर ये रहेगा, polar protic के अंदर ये रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, एक्सप्लेनेशन अपने साथ आती रहेगी। आपको बताना है, पहले वाला पॉइंट ठीक से पढ़ना है। पहले वाला पॉइंट क्या करना है, ठीक से आपको पढ़ना है। मान लीजिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हमारे सामने दिया हुआ है OH माइनस और SH माइनस, OH माइनस SH माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको देखनी है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वो ऐसे लिखता नहीं है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो लिख देता है कि कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी इन इथेनॉल। किस में कंपेयर कीजिए? इथेनॉल के अंदर। ये स्मार्ट एग्जामिनर होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पर भी आपको बाल्टी भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, सो दैट आपने डाउट क्लियर कर सके। इनमें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो RO माइनस आपके सामने दिया हुआ है, RS माइनस आपके सामने दिया हुआ है, CH3O माइनस दिया हुआ है, CH3S माइनस दिया हुआ है और CH3SE माइनस दिया हुआ है। न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको कंपेयर करनी है। फिर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने F माइनस दिया हुआ है,
Cl माइनस दिया हुआ है, Br माइनस दिया हुआ है, I माइनस दिया हुआ है, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने NH3 दिया हुआ है, हमारे सामने PH3 दिया हुआ है, हमारे सामने NR3 दिया हुआ है और हमारे सामने PR3 दिया हुआ है, एंड वी हैव टू कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। किसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है? इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। पहला पॉइंट गौर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट गौर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। अभी कारण नहीं बताया है, लेकिन इस पॉइंट के बेसिस पर आप आंसर दे सकते हैं। यानी कि OH माइनस से बेटर न्यूक्लियोफाइल इथेनॉल में कौन निकलेगा? SH माइनस। ये रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, यस। RO माइनस से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन निकलेगा? RSE माइनस। अब R की जगह मिथाइल रख दिया है। आप जानते हैं ये कंपैरिजन ग्रुप में चल रहा है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। पता है तुम लोग केवल सल्फर तक कंपेयर करके रह जाते हो, नीचे भी चलता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में तो आखिरी तक जाते हो, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करके रुक जाते हो। आधी जनता को पता भी नहीं होता है कि वो क्या रहा है। यहां पर F माइनस से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, Cl माइनस से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल Br माइनस, और Br माइनस से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल I माइनस। किसके अंदर? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। NH3 से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल PH3। एक मिनट सर, हाँ ये लोन पेयर है और लोन पेयर का भी सॉल्वेशन होता है, सुन लेना, अभी बताऊंगा मैं। और NR3 से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन मिलेगा? PR3। यानी कि नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है। ध्यान से सुनते रहना, अभी केवल जो पॉइंट्स लिखे हैं उनके बेसिस पर आंसर दिए जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं आई है। F माइनस हमारे सामने है, Cl माइनस हमारे सामने है, Br माइनस हमारे सामने है, I माइनस हमारे सामने है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी गई है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, राक्षस पूरा तो लिख दिया कर, हो गया, पहले बोल देता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन DMF, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन DMF। अब मैं नहीं बताऊंगा DMF क्या है, पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है? पोलर एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक के अंदर डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? कम होती है। यानी कि जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जो अच्छा बेस है वही अच्छा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। किसके अंदर? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रायता फैल गया है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। OH माइनस और SH माइनस में से अच्छा बेस कौन है? OH माइनस और SH माइनस में से अच्छा बेस कौन है? OH माइनस। अबे राक्षस अभी बताया था, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, लेस विल बी बेसिक स्ट्रेंथ। O पर माइनस ज्यादा स्टेबल होता है कि S पर? S पर। साइज EN को दिमाग से निकाल, कुंडली मार के बैठा है ना, देखो तो ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा यार। F माइनस कैसे ज्यादा कम स्टेबल हो सकता है? कौन होना चाहिए था? F तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था। EN की बातें पीरियड में होती हैं, ग्रुप में क्या देखा जाता है? आगे बात समझ में? अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, उसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास में बात करनी पड़ेगी। पूरा रायता किसने फैलाया है? सॉल्वेशन ने। देखिए पहले वाला तो मैं आपको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूं। मान लीजिए F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। बताइए अगर मैं सॉल्वेशन की बात करूं, सॉल्वेशन की, तो सॉल्वेशन की बात ध्यान से सुन लो। सॉल्वेशन की अगर हम बात करना चाहते हैं, सॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए, चार्ज डेंसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी रहता है। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी सॉल्वेशन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो क्वेश्चन पूछूंगा, अलग अलग जवाब देना। Na प्लस Li प्लस में से किसकी रेडियस ज्यादा है? Na प्लस और Li प्लस में से किसकी रेडियस ज्यादा है? किसकी? Li प्लस किसकी ज्यादा है? Na प्लस लार्ज इन साइज। और Na प्लस और Li प्लस में से किसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है? तो तुम पहले से ही, मैंने बोला ना, तुम वो जवाब नहीं देते, तुमसे पूछा गया है जो तुम्हें आता है। पानी की तो बात भी नहीं आई अभी तक, मैंने तो रेडियस पूछा, इन दोनों का साइज पूछा है। चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? Li प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या Na प्लस? Li प्लस की चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। यानी कि आपने देखो इनमें हाइड्रेटेड रेडिएशन मोबिलिटी के क्वेश्चन किए आईओसी में, और आप बात करते हैं ग्रुप के अंदर, क्योंकि ग्रुप में चार्ज डेंसिटी पर सिग्निफिकेंट चेंज आता है। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सब के ऊपर चार्ज क्या है? -1 बराबर है। लेकिन साइज वहां से वहां जाने पर बढ़ रही है, साइज बढ़ेगी तो चार्ज डेंसिटी घटेगी। बताइए सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा?
क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, एनायन को सॉल्वेट करता है कि नहीं करता है? सबसे ज्यादा F माइनस का, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद Br माइनस, और सबसे कम I माइनस। यानी कि I माइनस तो फ्री रहेगा रिएक्शन के अंदर, लेकिन F माइनस को तो सॉल्वेट कर दिया जाएगा। और अगर इसी को ही सॉल्वेट कर दिया गया तो बताइए क्या रेट लो एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, और इसका तो सॉल्वेशन हो गया है, मोबिलिटी बहुत कम हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, तो रिएक्शन करने का रेट क्या हो जाएगा? स्लो। आपसे अगर मैं पूछना चाहूं, हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर बताइए, हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर बताइए, माइनस Br माइनस I माइनस, हाइड्रेटेड रेडियस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I। मोबिलिटी का ऑर्डर बताइए इन वाटर, I माइनस। समझ में आ गया? तो सबसे बढ़िया कोलिजन वो करेगा कि नहीं करेगा? तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात की जाए, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेशन ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो अब आप देखो जो ऑर्डर आपने लिखे हैं वो सही लिखे हैं क्या? यहां से यहां इसकी साइज ज्यादा है तो इसका सॉल्वेशन कम, सॉल्वेशन कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, इसमें इसकी साइज ज्यादा है, सॉल्वेशन कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, नीचे की साइड जाने पर सॉल्वेशन क्या होता है? कम, सॉल्वेशन कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। और आप जानते हैं डीएमएफ एनायन का सॉल्वेशन करता ही नहीं है, तो आज F माइनस। क्यों? जो अच्छा बेस है वही अच्छा क्या निकलेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो सॉल्वेंट का इफेक्ट किस में देखना है? ग्रुप में देखना है। किस में देखना है? ग्रुप के अंदर देखना है आपको सॉल्वेंट का इफेक्ट। अगर सर कुछ भी मेंशन ना करे तो पोलर प्रोटिक मानकर आंसर देना है। क्या मानकर देना है? पोलर प्रोटिक को मानकर आपको आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, पढ़ाएंगे जल्दी।